हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी बाइट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेट साइकोलॉजी 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो ये वीडियो जो है आपके एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक को आइडेंटिफाई करने के लिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ाने में आपका हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम गेट साइकोलॉजी 2021। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, according to the path goal theory of leadership style in which the leader consult with subordinate involving them in decision making process। तो ये कहता है कि जो लीडरशिप का पाथ गोल थ्योरी जो है उसमें लीडरशिप जिसमें अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करता है और उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है, तो वो कौन सा लीडरशिप स्टाइल होगा? तो ऑब्वियसली दिस वन इज पार्टिसिपेटिव डायरेक्ट ये लीडरशिप स्टाइल। पाथ गोल थ्योरी, यहाँ पे देखिए आपका एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में दिया हुआ। पाथ गोल थ्योरी क्या करती है? पाथ गोल थ्योरी सजेस्ट दैट पार्टिसिपेटिव लीडरशिप इन्वॉल्व, वो अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट भी करते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग में, इनहांसिंग मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ प्रोसेस टू टेस्ट रिलायबिलिटी दैट इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ लार्ज बैंक ऑफ आइटम and then dividing into two different version or creating two tests with item of similar difficulty called, यानी कहते हैं कि जो टेस्ट है वो सेम होगा पर उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होंगे, तो वो कौन सा होगा टेस्ट, उसे क्या कहेंगे? यानी वो टेस्ट तो सिमिलर होगा पर वो उसका वर्जन जो होगा अलग वर्जन होगा। alternate and parallel form, measure of test homogeneity, टेस्ट रिसेस या इंटर रिलायबिलिटी। टेस्ट रिसेस में क्या होता है, सेम टेस्ट को एक टाइम गैप के बाद उसे फिर से टेस्ट करते हैं, जिसका नाम ही है टेस्ट रीटेस्ट, यानी उसको फिर से टेस्ट करते हैं। और इसका जो आंसर है वो आंसर 1 होगा, ए। अल्टरनेट एंड पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, अल्टरनेट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी में क्या होता है कि सेम ही टेस्ट के दो वर्जन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, delusion of reference is a symptom of schizophrenia in which people, यानी कि जो सिजोफ्रेनिया के जो लक्षण होते हैं वो किन लोगों में होते हैं, जिसमें ये होता है कि डिलीजन ऑफ रेफरेंस होता है। बिलीव दैट रैंडम इवेंट और कमेंट आर डायरेक्टेड एट देम, यानी कि जो घटनाएं हो रही हैं वो उनके द्वारा या उनसे होता है। बिलीव दैट देयर थॉट आर बीइंग ब्रॉडकास्टिंग, यानी वो कुछ सोच रहे हैं, उनका आइडिया कोई और ले रहा है। बिलीव दे हैव स्पेशल पावर, या उनके पास कोई स्पेशल पावर है जो लोग समझ नहीं रहे हैं। हैव सेंसरी एक्सपीरियंस इन द अब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, यानी कि वहां पे कुछ है नहीं पर उन्हें लगता है कि वहां पे कोई खड़ा है। तो डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस जो होगा, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में होता है कि बिलीव दैट रैंडम इवेंट और कमेंट आर डायरेक्टेड एट देम, यानी जो भी हो रहा है सब उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टूडेंट हु फेल एन एग्जाम एंड ब्लेम द अनफेयर टेस्ट, चीटिंग और पुअर टीचिंग इज एक्सप्रेसिंग, यानी कि ये कहता है कि एक स्टूडेंट है जो एग्जाम में फेल हो गया पर उस फेलियर का रीजन वो किसे देना चाहता है, वो किस पे डालना चाहता है। ये कौन फ्राइड का कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिप्रेशन या रेशनलाइजेशन। प्रोजेक्शन में हम अपनी इच्छाएं दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये नहीं होगा। रिप्रेशन में अपनी इच्छाएं हम दबा देते हैं। और रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन इन्वॉल्व जस्टिफाइंग फेलियर और एक्शन विथ सोशली
acceptable reason instead of acknowledge true shortcoming। यानी ये कहता है कि अगर वो एग्जाम में फेल हो गया है तो कहेगा कि मैंने नहीं, एग्जाम ही फेयर नहीं हुआ था। तो दिस वन द राइट आंसर वुड बी आंसर 4। Question number 5. Which theory of emotion state that perception of an environmental situation result in emotion and both felt emotion and bodily reaction are independent but triggered simultaneously। यानी कहता है कि बॉडी का रिएक्शन और इमोशन एक्सपीरियंस दोनों साथ में होता है। ये कौन सी थ्योरी में होता है? कैनन बार्ड, लाजरस कॉग्निटिव अप्रेजल, फैक्टर सिंगर, जेम्स लांजे। जेम्स लांजे में तो ये नहीं होता है। हाँ, कैनन बार्ड में ये होता है कि आपको इमोशनल अराउजल, फिजिकल अराउजल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस दोनों साथ साथ होते हैं। Question number 6. The perceived fairness of the distribution of resources and reward is described as। तो कहता है कि कौन सी जस्टिस में फेयरनेस और परसिव्ड फेयरनेस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिवार्ड और जस्टिस जो है दोनों डिस्क्राइब किया गया। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस, इंटरैक्शनल जस्टिस एंड इंफॉर्मेशनल जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में ये होता है कि जस्टिस कंसर्न फेयरनेस इन अलोकेशन और आउटकम रिसोर्सेज। इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। According to Bandura theory of personality, the most important person variable in determining personality is self-efficacy, self-concept, self-esteem and self-determination। self-efficacy में क्या होता है? Bandura emphasizes self-efficacy believe on one's capability, ये हम कर सकते हैं, central to personality and behavior। इसका राइट आंसर जो होगा वो आंसर ए है। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेस का टाइप दिया हुआ है, मैच द इवेंट विद स्ट्रेस कैटेगरी। स्ट्रेस चाइल्ड लॉस वाटर बॉटल, किस टाइप का स्ट्रेस होगा? सर्वाइवर ऑफ 26/11 अटैक्ड विथ नाइटमेयर्स, फियर ऑफ जॉब लॉस, वुमन हैज फर्स्ट बेबी। यानी ट्रॉमेटिक इवेंट, क्रोनिक स्ट्रेसर, मेजर ऑफ लाइफ इवेंट और डेली हसल। चाइल्ड लॉसेस बॉटल, ये क्या होगा? ये तो डेली हसल में आएगा क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे डेली कर सकते हैं। फर्स्ट का पी का जो है फर्स्ट का होगा वो 4 होगा। सर्वाइवर ऑफ 26/11, 26/11 वाले जो होंगे ये ट्रॉमा वाले हैं, यानी बहुत ही ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ ये, कि ऐसा जो कि उन्हें नाइटमेयर्स आते हैं, रात में जग जाते हैं, डर जाते हैं। फियर ऑफ जॉब लॉस, फियर ऑफ जॉब लॉस क्या होगा? फियर ऑफ जॉब लॉस में होता है क्रोनिक स्ट्रेसर, यानी ये आपको टाइम से रिलेटेड है। एक समय आता है जब आपकी जॉब चली जाती है। वुमेन हैज फर्स्ट बेबी, ये क्या हो गया? मेजर लाइफ इवेंट। किसी वुमेन अगर वो फर्स्ट टाइम माँ बनती है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज 9। क्वेश्चन नंबर 9। विच टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस डिनोट्स ब्लू येलो डेफिशिएंसी? क्या होगा जिसमें आपको ब्लू और येलो जो है कलर डेफिशिएंसी होती है, वो ब्लू कलर या येलो कलर नहीं देख पाते। इसका राइट आंसर है जो ट्राइटोनोपिया है। ट्राइटोनोपिया में क्या होता है? ट्राइटोनोपिया एक रेयर फॉर्म ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है इन विच अ पर्सन हैज डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लू और येलो कलर। इन दोनों में वो गैप नहीं कर। प्रोटोनोपिया और ड्यूट्रोनोपिया, इसमें क्या होता है? रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होता है। रेटिना क्या होता है? रेटिना इज अ मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट एडीएचडी एंड नार्कोलेप्सी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज सिमिलर टू ह्यू ऑफ लाइट?
लाइट से का सिमिलर क्या होता है? पिच तो साउंड से रिलेटेड होता है, टिम्बर जो है ये भी हेयरिंग से रिलेटेड है। लाइट का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज सिमिलर टू ह्यू ऑफ लाइट, यानी लाइट जो विच प्रॉपर्टी ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज सिमिलर टू ह्यू ऑफ लाइट। तो पिच, इसका राइट आंसर जो है वो है पिच। पिच जो होता है, पिच इज अ साउंड इज एनालॉग टू ह्यू इन लाइट, and hue is property of light that is perceived as color and it determined by the wavelength। इसके अलावा भी जो अदर प्रॉपर्टी हैं, वो एक लाउडनेस होता है और एक टिम्बर होता है। लाउडनेस जो होता है वो ब्राइटनेस पे होता है, एंड टिम्बर जो होता है वो प्योरिटी पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, reinforcement schedule where reinforcement is based on varying amount of time, यानी वो फिक्स नहीं है, वो टाइम टू टाइम वेरी करेगा। तो वेरी करेगा तो फिक्स तो ना, ये फिक्स रेशियो में आएगा ना, वो फिक्स इंटरवल में आएगा। तो ये जो है क्या है, वेरिंग अमाउंट ऑफ टाइम, यानी वो अमाउंट ऑफ टाइम कितने अमाउंट पे हो रहा है, वो हो रहा है। तो वेरिएबल रेशियो जो होता है वो अलग होता है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ टाइम यानी टाइम गैप के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए द राइट आंसर वुड बी वेरिएबल इंटरवल। वेरिएबल इंटरवल इन्फोर्सर कम आफ्टर अनप्रिडिक्टेबल टाइम इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अमेनेजिया इन द विच अ पर्सन फॉरगेट इवेंट प्रायर टू ट्रॉमा। किस टाइम एमनेसिया का टाइप होता है, एक रेट्रोग्रेड होता है, एंट्रोग्रेड होता है। रेट्रोग्रेड यानी कि आप लॉस ऑफ पास्ट मेमोरी, इवेंट से इंसिडेंट से पहले की सारी चीजें आप भूल जाओगे। रेट्रो यानी पीछे जाना, एंट्रोग्रेड यानी आगे की, यानी न्यू मेमोरी फॉर्म नहीं होगी। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, पर्सन फॉरगेट इवेंट प्रायर टू ट्रॉमा, यानी ट्रॉमा से पहले का भूला हुआ है, तो क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो रेट्रोग्रेड एमनेसिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है फोबिया। फोबिया एंड ओसीडी फॉल अंडर, फोबिया एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर। तो फोबिया जो है वो टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आता है। बोथ इन्वॉल्व एक्सेसिव फियर, क्लासिफाइड एंड अंडर एंजाइटी डिसऑर्डर इन DSM। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच परसेप्शन विथ मीनिंग इज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच का क्या है, मॉर्फिन। मॉर्फिन इज अ सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। मॉर्फिन, फोनिम, फिर है सेमेंटिक, फिर सिंटैटिक्स, सिंटैक्स। Next is question number 15. In adolescence, with development of formal operation, we see formal operation में क्या देखते हैं, post convention morality, pre conventional morality, body kinesthetic intelligence and transference। तो बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस तो नहीं होता और ट्रांसफेरेंस भी नहीं होता है। जो ऑपरेशन फॉर्मल ऑपरेशन में होता है, या कन्वेंशन मोरालिटी होगा या प्री या पोस्ट कन्वेंशन मोरालिटी होगा। तो एडोलसेंस में क्या होता है, एडोलसेंस में जो होता है वो पोस्ट कन्वेंशन मोरालिटी होता है। ये फॉर्मल ऑपरेशन की टाइप से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाता है, लिंक्ड विद एडवांस मोरल रीजनिंग पोस्ट कन्वेंशन इन कोलबर्ग। कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसकी ये है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16, टेक्निक फॉर integrative statistical analysis of multiple independent study is meta analysis, correlation analysis,
रिग्रेशन एनालिसिस एंड बूटस्ट्रैपिंग। तो कहता है कि मेटा एनालिसिस क्या करता है, मेटा एनालिसिस कंबाइन डेटा रिसोर्सेज अक्रॉस स्टडी फॉर ओवरऑल कंक्लूजन। कोरिलेशन में क्या कहते हैं, कोरिलेशन में हम ये देखते हैं कि एक एक के बढ़ने से दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। और तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मेटा एनालिसिस हो गया है। हम वेरिएबल को, ये रिलेशन कोरिलेशन को स्टडी नहीं कर रहे हैं, मेटा एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है द रोल ऑफ कल्चर एंड स्कैफोल्डिंग आर एम्फेसिस इन Vygotsky, Piaget theory, Atkinson-Shiffrin model and Carmill-Smith theory। तो स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो वाइगोत्स्की ने दिया था, यानी जेडपी डिजोन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18। मोस्ट पीपल निग्लेक्ट सिचुएशन फैक्टर इन जजिंग अदर्स बिकॉज fundamental attribution error, frustration aggression, law of reinforcement, over justification effect। The right answer is fundamental attribution error। यानी fundamental attribution error में क्या करते हैं, tendency to overestimate the dispositional factor, underestimate the situation factor। यानी हम अपने केस में क्या करते हैं, ये कहते हैं उस टाइम का सिचुएशन ऐसा था कि हम, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं करता। पर जब दूसरे गलती करते हैं तब अपनी क्या कहते हैं, सिचुएशन को बोलते हैं कि सिचुएशन ऐसा नहीं था, वो पर्सन में ही प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19। यूजिंग आर्काइवल एनालिसिस साइंटिस्ट डिस्क्राइब अ कल्चर बाय examine document, magazine diary and newspaper, surveying a representative sample, observing behavior directly and comparing behavior across culture। तो archival analysis में क्या करते हैं, वो एग्जामिन करते हैं किसकी, मैगजीन की, डायरी की और न्यूज़पेपर की। द राइट आंसर वुड बी आंसर ए। Next question is question number 20. Which are the components of Gardner theory of multiple intelligence? Gardner की 9 multiple intelligence है, logical, linguistic, spatial and insight। इस insight जो है इसकी पार्ट नहीं है, मैंने इसे एक निमोनिक बना के याद किया था, ली लो मुश्पा। ली यानी लिंग्विस्टिक, लो यानी लॉजिकल, मू यानी म्यूजिकल, एस फॉर स्पेशियल। and next one is question number 21। match the concept with description। transience, misattribution, absent mindedness and persistence। transience का जो राइट आंसर है वो पी है। accessibility decrease with time and misattribution यानी source of memory confused। हम अपनी एट्रीब्यूट करते हैं लेकिन वो एट्रीब्यूशन क्या होता है, गलत होता है। absent mindedness, forgetting due to the lapse in attention। जब किसी चीज पे हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो हमारी माइंड से निकल जाता है। persistence यानी inability to forget undesirable memory। Next question is question number 24। learning acquisition curve in classical conditioning। I blink, rate of learning higher in earlier trial, curve in negatively accelerate and rate of learning higher in later trial, rate of learning proportionally increasing। इसका जो राइट आंसर है
आंसर ए भी होगा और आंसर बी भी होगा। रेट ऑफ लर्निंग यानी रेट ऑफ लर्निंग हायर इन अर्लियर ट्रायल, ये जो है कंडीशनिंग एंड रिस्पॉन्स दे रहा है। इसमें ये होता है कि रेट ऑफ लर्निंग यानी कि कितना टाइम वो सीख रहा है और कितने ट्रायल में सीख रहा है। तो आंसर ए में भी, ऑप्शन ए में भी वही है, कर्व इज नेगेटिवली एक्सेलरेट। तो क्लासिकल कंडीशनिंग टिपिकली सो रैपिड इनिशियल लर्निंग देन प्लेटू नेगेटिवली एक्सेलरेट कर्व, यानी कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे वो गायब होने लगता है, डाउन पे जाने लगता है। राइट आंसर इज ए भी होगा, बी भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। Teenager hates science but fear telling parents, कॉन्फ्लिक्ट टाइप, यानी टीनेजर जो हैं वो साइंस से हेट करते हैं, उन्हें साइंस पसंद नहीं है, लेकिन अपने पेरेंट्स से वो कह नहीं पाते हैं। तो ये किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हुआ? अप्रोच अवॉइडेंस अवॉइडेंस, avoidance avoidance and approach avoidance, avoidance avoidance running away, avoidance avoiding vacillating, approach avoidance emotion turmoil, multiple approach avoidance guided by value। तो अप्रोच अवॉइडेंस दोनों होगा, क्योंकि वो साइंस भी ले रहे हैं और पेरेंट्स को भी नहीं बता रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें। एक में तो अप्रोच करते हैं और दूसरे में वो अवॉइड। स्टडिंग साइंस बोथ पॉजिटिव प्लीजिंग पेरेंट्स एंड निगेटिव क्या हुआ कि वो हेट करता है। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस इमोशनल टेंशन। नेक्स्ट वन इज विच इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल हाई इन achievement motivation, prefer task with control plus feedback, persist on task linked to personal traits and career, prefer extremely challenging task and avoid changing aspiration। इसमें भी दो आंसर लिखा हुआ है, एक आंसर ए है और आंसर बी है। एक्सप्लेनेशन, हाई अचीवमेंट मॉडरेट रिस्क टास्क, feedback seeking persistence, and they avoid too easy extremely hard task। एक्चुअली गेट में कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, कुछ क्वेश्चन एमएसक्यू होते हैं। तो जो एमएसक्यू होते हैं वो उसमें मोर देन वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर मोर देन वन ऑप्शन होंगे, और एमसीक्यू में सिंगल आंसर होते हैं। ऑलपोर्ट assumption अबाउट ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर के बारे में ऑलपोर्ट का क्या assumption था? ग्रोथ एज एक्टिव प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, traits must be seen in total personality pattern, a personality is topographical, fourth option is driven by instinctual forces। The right answer would be A and B। explanation यहाँ पे दिया हुआ है, personality is a dynamic, यानी वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, ग्रोथ ओरिएंटेड होलिस्टिक होता है। और ही रिजेक्टेड फ्राइडियन, उन्होंने क्या किया था, फ्राइड का जो डिटरमिनिस्टिक थ्योरी था उसे उन्होंने टोपोग्राफिकल को रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन, टास्क ओरिएंटेड रोल, सोशियो इमोशनल रोल, प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स एंड मॉनिटरिंग। कैरेक्टर ग्रुप स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, टास्क ओरिएंटेड रोल और सोशियो इमोशनल रोल भी होता है, बट मॉनिटरिंग नहीं होता है। ग्रुप स्ट्रक्चर इन्वॉल्व रोल, टास्क, सोशियो इमोशनल एंड नॉर्म्स, मॉनिटरिंग इज एन एक्टिविटी नॉट अ स्ट्रक्चरल फीचर। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 29। The question number 29 says Maslow proposed needs emotives, deficits needs, meta needs and self actualization needs, need achievement। नीड अचीवमेंट जो है वो बिलोंग्स टू मैकलीलैंड का, ये मैस्लो का नहीं है। मैस्लो का डेफिसिट नीड है, मेटा नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो द राइट आंसर इज ए, बी एंड सी।
The next one is question number 30. Researcher with two independent variable can be used. अगर टू इंडिपेंडेंट यूज करते हैं, डिजाइन क्या है, अनोवा होगा. 2 into 2, 4 into 3, two independent variable can be used. 4 into 3, 3 into 2 into 3, यानी यहाँ पे 3 है, वन वे अनोवा नहीं होगा. टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल फैक्टोरियल एनोवा लाइक 2 into 2, 4 into 3 एंड, जबकि 2 into 3 into 2 इज 3 वे हुआ. वन वे अनोवा हैज ओनली 1 IV, यानी जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, ए एंड बी होगा. यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 के 2 लेबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 के 4 के 3 लेबल. The right answer is A and B. Next question, question number 31. Which is true about personal space? Silent and invisible, geographic component of interpersonal relation, invasion vary in degree, no cross cultural variation. क्रॉस कल्चरल वेरिएशन क्यों नहीं होगा? क्रॉस कल्चरल वेरिएशन इज वेरी डिफर अक्रॉस कल्चर. पर्सनल स्पेस इज इनविजिबल एंड स्पेशियल एंड वेरी इन डिग्री, नॉट इन क्रॉस कल्चरल. नो क्रॉस कल्चरल वेरिएशन, ये तो गलत बात है ना. हर कल्चर टू कल्चर वेरी करता है. Next one is question number 32. If a person scores 75, which distribution allow most favorable interpretation? यानी अगर कोई पर्सन 75 का स्कोर करता है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? वो मीन से कितना डेविएट करता है? अगर जेड स्कोर आता है 75 तो एस टी क्या होगा? 5.0. बी में क्या है? 5.2. सी में 2.2 एंड डी इज 2.5. यानी 70, 65 और 5 है. एक्चुअली ए एंड बी गिव 5 हाईएस्ट, बोथ आर मोस्ट फेवरेबल. करेक्ट ए एंड बी इज, अगर 55 का ST4 होता है तो वो 75 आएगा. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 33. Hence dilemma at convention morality. Not steal, seen as thief. Obey law, stealing is crime. Not steal, may get caught. Steal, save life, accept penalty. यानी ये कहता है कि हेंस डायलेमा के अनुसार कन्वेंशनल मोरालिटी में जो बच्चे आते हैं तो उनके हिसाब से क्या सही होगा. कन्वेंशन मोरालिटी में बच्चे ये कहेंगे कि उन्हें चुराना नहीं चाहिए. सीन एज अ थीफ, उसे थीफ की तरह ये किया जाएगा, जैसे लॉ फॉलो करना पड़ेगा. स्टीलिंग इज अ क्राइम. नॉट स्टील मे गेट कॉट, ये दिस इज नॉट राइट. ये कोई वैलिड रीजन नहीं है. स्टील, सेव लाइफ, एक्सेप्ट, ये जो होंगे ये पोस्ट कन्वेंशन मोरालिटी में आएगा. द राइट आंसर इज ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 34. आउटकम ऑफ एरिक्शन. आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन स्टेट किस में आएगा? आइडेंटिटी डिफ्यूजन, आइडेंटिटी मोरेटोरियम, आइडेंटिटी फोरक्लोजर, आइडेंटिटी परसेप्शन. रोल कंफ्यूज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में जो आता है आइडेंटिटी डिफ्यूजन, मोरेटोरियम एंड फोरक्लोजर. आइडेंटिटी परसेप्शन कुछ होता नहीं है. एडोलसेंस में experience diffusion, moratorium or foreclosure during identity crisis. Person is not erection outcome. The explanation of aging. Limited cell division 75, 80. Free medical damage, mitochondrial decay, cell division. The right answer is A, B and C. यानी सेलुलर क्लॉक
जो होता है एंड मोरो D is a false division decrease. Next one is sympathetic nervous system activation involved. जब sympathetic nervous system involve activate होता है उस सिचुएशन में क्या आता है? inhibit salivation, increase heart rate, inhibited digestion and constrict people. सैलिवेशन जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है, हार्ट रेट तेज हो जाता है और डाइजेशन सिस्टम जो है वो कम हो जाता है और जो पीपल जो कॉन्स्ट्रैक्ट होता है वो पैरासिम्पैथेटिक में होता है. So the right answer is A, B and C. Question number 37. A genetic theory of psychopathology tested via किसके थ्रू करते हैं? ट्विन स्टडी, फैमिली हिस्ट्री स्टडी, एडॉप्शन स्टडी एंड साइकोडायनामिक स्टडी. द राइट आंसर इज ए, बी एंड सी. ट्विन स्टडी में भी करते हैं, फैमिली की हिस्ट्री भी स्टडी करते हैं, अडॉप्शन स्टडी करते हैं, लेकिन साइकोडायनामिक जो है वो फ्राइड की थ्योरी से है, इसमें नहीं करते हैं. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 38. कॉग्निटिव डिसोनेंस एक्सपेरिमेंट स्मॉल वर्सेस लार्ज इंसेंटिव. The right answer would be smaller incentive, greater attitude change. जिसमें आपने पढ़ा होगा कॉग्निटिव डिसोनेंस में कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें झूठ बोलने के लिए पैसे दिए गए थे. ये उसी थ्योरी से रिलेटेड है. स्मॉलर इंसेंटिव, ग्रेटर एटीट्यूड चेंज, ऑल विल चेंज एटीट्यूड एंड ऑल रिमेन फेवरेबल, लार्जर इंसेंटिव, ग्रेटर चेंज. तो उसमें हुआ क्या था? हाँ, ये लियन फेस्टिंगर की थ्योरी थी. स्मॉल रिवार्ड क्रिएट डिसोनेंस लीडिंग टू, जिसे पैसे कम मिले थे उन्होंने बोला कि हाँ मुझे इस एक्सपेरिमेंट में मजा आया. तो वही इसमें कह रहा है कि स्मॉलर इंसेंटिव, ग्रेटर एटीट्यूड चेंज. जिन्हें पैसे ज्यादा मिले थे उन्होंने पैसे भी ले लिए और काम भी नहीं किया. द राइट आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन ए. नेक्स्ट वन इज 39. Attachment style where children clingy but rejected caregiver interaction. ये कौन सा अटैचमेंट स्टाइल है? रेजिस्टेंस, अवॉइडेंट अटैचमेंट, सिक्योर अटैचमेंट एंड डिसऑर्गेनाइज्ड. दिस वन इज रेजिस्टेंट अटैचमेंट. रेजिस्टेंट अटैचमेंट में क्या होता है? वो एम्बिवेलेंस है. चिल्ड्रन बोथ सीक एंड रेजिस्ट क्लोजनेस. वो क्लिंगनेस भी होते हैं और रिजेक्शन भी होते हैं. नेक्स्ट वन इज ग्राफ volume, short, medium, loud versus affective males, linear and female, non-linear. The right answer would be linear for males, non-linear for women. Effect dependent on gender interaction. No interaction effect. Linear for both gender. ग्राफ एक्चुअली ये ग्राफ वाली क्वेश्चन है. सॉरी मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाना ग्राफ इसमें ऐड नहीं कर पाए. सॉरी, इस स्लाइड को छोड़ दीजिए. दैट्स इट. तो आज के लिए इतना ही था और बाकी जो है 2022 का जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करूंगी. तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं या आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी आपके अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको गेट साइकोलॉजी की और भी पीआई की जो होगी मैं आपको अपडेट करूंगी. इसी वीडियो में मिलते रहेंगे. कमेंट करके बताइएगा आप नेक्स्ट कौन सा ईयर का टॉपिक कवर करना चाहते हैं और थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.